तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे श्वसन तंत्र के बारे में कि कोई भी जीवित व्यक्ति, जानवर, पशु, पक्षी कुछ भी हो, उसको जीवित रहने के लिए सांस का लेना और छोड़ना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना श्वास ग्रहण किए या छोड़े कोई भी व्यक्ति, कोई भी जंतु जीवित नहीं रह सकता है। तो बिना समय को बर्बाद किए हमेशा की तरह बहुत ही छोटी वीडियो में सब कुछ सीखते हैं। तो हम बात करेंगे श्वसन तंत्र कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से सांस लेता है, कहाँ कहाँ से सांस अंदर प्रवेश करती है और किन किन अंगों से होकर प्रवेश करती है। बात करते हैं श्वसन तंत्र। तो जीवन को बनाए रखने के लिए शरीर को पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा भोजन में मौजूद अणुओं के जलने से प्राप्त होती है। जैसे कहीं पर भी अगर आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो कुछ ना कुछ जलने से ऊर्जा ही प्राप्त होती है। जैसे आप कोई भी वाहन में पेट्रोल या डीजल डालते हो, जब वो इंजन आप स्टार्ट करते हो तो इंजन से वो क्या करता है, पेट्रोल या डीजल जलता है। उससे जो जीवाश्म ऊर्जा आपकी जलकर वो यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है, कोई भी वाहन आपका चलता है। तो इसी प्रकार से जो शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो भोजन में मौजूद अणुओं के जलने से प्राप्त होती है। और कोई भी चीज जलेगी तब जहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से प्राप्त होती है। यानी ऑक्सीकरण वहीं पे होगा जहां पर आपकी ऑक्सीजन होगी। इस प्रक्रिया में भोजन के अणु ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं। यानी आपने सांस ग्रहण की तो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन ने प्रवेश किया, हवा ने प्रवेश किया। अब वो हवा जो आपके भोजन के कण होते हैं वो ऑक्सीडेशन के द्वारा भोजन के अणु है उसको जलाती है, जिसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और भोजन के अणु ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं। देखते हैं आगे। ऑक्सीकरण में कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं। यानी आपने सांस ग्रहण की, ठीक है, वो ऑक्सीजन से आपके ऑक्सीजन ने भोजन के अणुओं को जलाया, यानी आपके शरीर में कार्बन मिला, हाइड्रोजन मिला और ऑक्सीजन से क्रिया करके आपके CO2 गैस बना दी, पानी बना दिया। वही CO2 गैस आपने छोड़ दिया, ठीक है। इस तरह मानव शरीर में ऑक्सीजन की खपत और कार्बन डाइऑक्साइड का बनाना जीवन के लिए अनिवार्य प्रक्रिया है। ये ऑक्सीजन की खपत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ये क्रिया बहुत ही अनिवार्य है और सभी जीवित प्राणियों में चलती रहती है, ठीक है, पेड़ पौधों को छोड़कर, क्योंकि पेड़ पौधों में आपका O2 CO2 का उल्टा होता है, ठीक है। CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं। अब श्वसन तंत्र कहां से स्टार्ट होता है? श्वसन तंत्र नाक और मुंह से शुरू होता है और वायु मार्ग और फेफड़ों से होकर आगे बढ़ता है। ये आपके नाक और मुंह से शुरू होता है और वायु मार्ग और फेफड़ों से होकर आगे की ओर बढ़ता है। फेफड़े हमारे प्रमुख श्वसन अंग हैं तथा फेफड़ों तक वायु को पहुंचाने वाले अंगों को सहायक श्वसन अंग कहा जाता है। यानी फेफड़े जो है वो प्रमुख श्वसन अंग हैं, लेकिन आप डायरेक्ट हवा तो फेफड़ों में पहुंचती नहीं, तो फेफड़ों तक जो वायु को पहुंचाते हैं अंग, उन अंगों को सहायक श्वसन अंग कहते हैं। पहले हम इन श्वसन अंगों के बारे में पढ़ेंगे, सहायक श्वसन अंग, फिर हम फेफड़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सहायक अंग में पहले नंबर पे आता है नासिका। क्या है? नासिका। आप लोगों को सब पता है कि नासिका क्या है, बस उसको किस तरह से लिखना है इसको जानते हैं। चेहरे पर सामने की ओर ऊपरी ओंठ के ऊपर स्थित दो छिद्रों को नासिका कहते हैं। यानी आपके चेहरे पर जो सामने की ओर जो ऊपर वाले ओंठ हैं, उसके ऊपर दो छेद होते हैं, वही आपकी नासिका कहलाती है। अच्छा, अब आपको पता है ज्ञानेंद्रिय 5 होती हैं, तो उन्हीं में एक क्या है? नाक। तो ये एक ज्ञानेंद्रिय है जहां से बाह्य वातावरण की वायु प्रवेश करती है। नहीं, बाहर की वायु सबसे पहले कहां प्रवेश करती है? नासिका में। नासिका के बाद आपका आता है नासा मार्ग। ये उपास्तिका बना एक टेढ़ा मेढ़ा मार्ग होता है। नहीं, आपकी जो नासिका के अंदर जो हवा ग्रहण कर जाती है उसके ऊपर वो एक टेढ़ा मेढ़ा मार्ग होता है जिसे नासा मार्ग कहते हैं। अच्छा, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग क्यों होता है ये हम जानेंगे अभी। जो नासिका पट्ट के द्वारा दो हिस्सों में बटा होता है। इस मार्ग पर छोटे छोटे बाल उपस्थित होते हैं जो धूल कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। यानी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है और उस पर छोटे छोटे बाल भी हैं जो धूल कणों को अंदर जाने से रोकते हैं।
यानी आपकी जो इन्वायरमेंट में आप जानते हो कितना पोल्यूशन हो रखा है, ठीक है, का कार्बन इतना ज़्यादा मात्रा में गाड़ियों से निकल रहा है, तो क्या होता है कि जो आप वायु के साथ साथ जो छोटे छोटे धूल के कण हैं आपके नाक में प्रवेश कर जाते हैं, वो छोटे छोटे बालों से रुक जाता है। और टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं तो उससे क्या होता है कि वो टकरा टकरा कर जो कण हैं वो रुकते रहते हैं। इस प्रकार से आपकी जो नासा मार्ग है वो कार्य करता है। अब देखते हैं आगे। केवल टेढ़े मेढ़े मार्गों से जो सभी धूल के कण हैं वो सही से नहीं रुक सकते हैं, इसलिए नासा मार्ग की सतह पर एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। कैसा पदार्थ? चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, जो क्या करता है, जिसे श्लेष्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लेष्मक। यानी जिसे आप नाक नाक कहते हो बचपन से, वो नाक नहीं होता, उसका नाम विज्ञान की भाषा में, जीव विज्ञान की भाषा में उसको कहते हैं श्लेष्मक। ये श्लेष्मक भी वायु के साथ आए हुए धूल कणों को अंदर जाने से रोक लेता है। यानी जो चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है नाक में, हल्का सा स्रावित होता रहता है, उसको श्लेष्मक कहते हैं। जब हमको जुकाम वगैरह हो जाता है तब ये श्लेष्मक ज्यादा मात्रा में स्रावित होने लगता है, ठीक है, जिसे नाक बहना कहते हैं, ठीक है, जब पर्याप्त मात्रा में हर समय निकलता रहता है। अब बात करते हैं ग्रसनी की। नासा मार्ग जिस स्थान पर खुलता है उसे ग्रसनी कहते हैं। इस स्थान पर तालु में मांस का बना हुआ एक टुकड़ा लटकता रहता है, ठीक है, आपकी तालु के ऊपर मांस का बना एक टुकड़ा लटकता रहता है, जिसे घांटी ढापन कहते हैं। क्या कहते हैं? घांटी ढापन। घांटी ढापन कहते हैं। अब देखते हैं घांटी ढापन ये क्या काम करता है ना, जिसको आप कंठ या ऊपर देखते कौवा, जिसको कौवा बोलते हैं आप अपनी लैंग्वेज में, वो देखिए उसका वर्क क्या है। जैसे ये आपके क्या है, यहाँ पे ग्रास नली, ठीक है, और इसी के जस्ट पास में आपकी क्या है, श्वास नली और इसी के ऊपर आपका क्या है, घांटी ढापन कुछ इस तरह से लटकता रहता है। ये आपका क्या है, घांटी ढापन, ठीक है, आपकी जो मुंह के अंदर ये लटकता रहता है। जब आप भोजन को लीलते हो, ठीक है, यहाँ पे आपकी देखो जिह्वा, ठीक है, इस पे आप भोजन को खा रहे हो, जब आप भोजन को लीलते हो तो ये घांटी ढापन क्या करता है, इस श्वास नली को बंद कर लेता है। इस श्वास नली को बंद कर लेता है, जिससे खाना श्वास नली में न जाकर ग्रास नली में चला जाता है, ठीक है। जिस तरह से कभी कभी लोग कहते हैं कि खाते समय बात नहीं करते हैं, इसलिए कि हम कभी कभी खाते समय बात करते हैं तो ये सही से बंद नहीं हो पाता है और भोजन का थोड़ा बहुत हिस्सा उसमें चला जाता है, जिससे हमको फिर तेजी से खांसी आने लगती है, ठीक है जिसे घांटी ढापन कहते हैं। भोजन को निगलते समय श्वास नली को बंद कर लेता है, जैसा अभी आपको बताया, इससे भोजन का कण श्वास नली में जाने से रुक जाता है, ठीक है। जब आपको हम पाचन तंत्र में बताएंगे तब ग्रास नली के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर बात करते हैं स्वर यंत्र। क्या बात करते हैं? स्वर यंत्र का। स्वर यंत्र 4 उपास्थियों से बना एक बॉक्स होता है। स्वर यंत्र 4 उपास्थि का बना एक बॉक्स होता है, जिसे कंठ या टेटुआ कहते हैं। कंठ बोल दो या टिटुआ बोल दो, है ना, ये स्वरयंत्र होता है। अच्छा, स्वरयंत्र यानी हम लोग कैसे बोल लेते हैं, मतलब कैसे आवाज आने लगती है। जब हम लोग बोलते हैं तो अंदर से हवा बाहर की ओर आती है, ठीक है, और स्वरयंत्र एक बॉक्स सा होता है, उसमें तंत्रिकाएं होती हैं। वो तंत्रिकाएं जब कंपन करती हैं, जिस प्रकार आप बांसुरी वगैरह बजाते हो, सितार वगैरह बजाते हो, जब वो कंपन करती हैं तो आपको आवाज, शब्द सुनाई देते हैं। इस बॉक्स में तंत्रिकाएं होती हैं जिन्हें वाक रज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक रज्जु। इन तंत्रिकाओं में कंपन होता है, जिसके कारण ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, ठीक है, स्वरयंत्र। अब आप बात करते हैं श्वास नली की। श्वास नली गर्दन से लेकर नीचे तक फैली एक नली होती है, जिसमें 12 से 16 उपास्थि के बने अधूरे छल्ले उपस्थित होते हैं। यानी कोई आपकी ये श्वास नली, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, अधूरे छल्ले, पूरे पूरे बंद नहीं, अधूरे छल्ले इस तरह से पड़े होते हैं। ये छल्ले क्यों पड़े होते हैं? जिससे ये श्वास नली पिचक ना जाए, ठीक है, अधूरे छल्ले पड़े होते हैं। इन छल्लों के कारण श्वास नली पिचकती नहीं है। इस नली के अंदर छोटे छोटे रोम उपस्थित होते हैं, सेम वही प्रोसेस, और इसकी सतह पर चिपचिपा पदार्थ श्लेष्मक स्रावित होता है। वायु के साथ आए हुए जो धूल के कण होते हैं वो रोम व श्लेष्मक के कारण फेफड़ों तक पहुंच नहीं पाते हैं। यानी
श्लेष्मस और छोटे छोटे रोम आपके श्वास नली में उपस्थित होते हैं। इससे अगर आपके धूल के कण ज्यादा आपके ज्यादा कण थे जो आपकी ग्रसनी के ऊपर जो आपका नासा मार्ग है उसमें जो धूल के कण नहीं रुक पाए वो श्वास नली में रुक जाते हैं, यानी फेफड़े तक बिल्कुल प्योरीफाई हवा ही अंदर जाती है, बिल्कुल शुद्ध हवा। बात करते हैं अब आगे। श्वास नली क्या होता है? श्वास नली गर्दन के नीचे पहुंचकर दो भागों में बट जाती है जिन्हें श्वसनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनिया। इन श्वसनियों में भी उपास्थि के बने अधूरे छल्ले रोम श्लेष्मक उपस्थित होता है। अधूरे छल्ले होते हैं, रोम होते हैं, श्लेष्मक होता है जो धूल तड़ों तक फेफड़ों तक जाने से रोक लेते हैं। यानी आपके दो फेफड़े हैं, श्वास नली आपकी दो भागों में बट गई, एक फेफड़े तरफ चली गई और दूसरी श्वसनिया दूसरे फेफड़े तरफ चली गई। ठीक है। इन श्वसनियों में श्वसनिकाएं निकलती होती हैं जो फेफड़ों में उपस्थित प्रत्येक वायुकोष तक वायु को पहुंचाती हैं, प्रत्येक वायुकोष तक वायु को पहुंचा देती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आपका प्रमुख श्वसन अंग फेफड़े यानी लंग्स। लंग्स आपके कैसे वर्क करते हैं, कैसे आपका फेफड़े काम करता है। कभी कभी सीधे आता है फेफड़ा क्या है समझाओ। तो फेफड़े हमारे प्रमुख श्वसन अंग हैं। ये 12 जोड़ी पसलियों से बनी वक्ष गुहा में सुरक्षित रहते हैं। पसलियों में आपके फेफड़े सुरक्षित रहते हैं, फेफड़े के साथ आपका हृदय सुरक्षित रहता है, उसमें आपकी ग्रास नली श्वास नली सब होती हैं। ठीक है। ये वक्ष गुहा में इस सुरक्षित रहते हैं। वक्ष मतलब सीना, छाती। ये संख्या में एक जोड़ी होते हैं, दो होते हैं। इनकी आकृति मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। ये अति कोमल, लचीले व हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा बड़ा होता है क्योंकि बायां फेफड़ा हृदय व आहार नाल को स्थान देने के कारण कुछ छोटा हो जाता है। दायां फेफड़ा दो अधूरी खांचों के द्वारा 3 हिस्सों में तथा बायां फेफड़ा एक अधूरी खांच के द्वारा 2 हिस्सों में बट जाता है। ठीक है। बायां फेफड़ा जो होता है वो दाएं फेफड़े से छोटा होता है क्योंकि आपके बाएं हिस्से में आपका हृदय होता है, आहार नाल होता है। ठीक है। इसके कारण वो छोटा हो जाता है। इसलिए जो बड़ा फेफड़ा है वो 3 हिस्सों में, जो 2 हिस्सों में, और जो छोटा फेफड़ा है वो एक अधूरी खांच से 2 हिस्सों में बटा होता है। फेफड़ों में छोटे छोटे, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, फेफड़ों में छोटे छोटे वायुकोष कूपिकाएं उपस्थित होती हैं। बहुत छोटी छोटी वायुकोष यानी कूपिकाएं जो हैं वो उपस्थित होती हैं जिनकी संख्या लगभग 15 करोड़ तक हो सकती है। यानी जो छोटी छोटी कूपिकाएं होती हैं जो आपकी O2 CO2 का आदान प्रदान करती हैं उनकी संख्या 15 करोड़ तक हो सकती है। इन फेफड़ों के ऊपर रक्त वाहिनियों का जाल बिछा होता है। यानी कूपिकाओं और फेफड़ों के ऊपर जो है रक्त वाहिनियों का जाल बिछा रहता है। यानी बहुत पतली सी नली ऐसी पड़ी होती है जिसके अंदर रक्त आपका दौड़ता रहता है और वो O2 और CO2 का परिवहन करता रहता है। ये रक्त वाहिनियां इतनी पतली भी नहीं होती हैं कि रक्त आपका निकल जाए, लेकिन इतनी होती हैं कि O2 CO2 का परिवहन आसानी से हो सकता है। बात करते हैं अब कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय कैसे हो जाता है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय कैसे होता है, यानी किस प्रकार से O2 आती है, किस प्रकार से CO2 उसमें प्रवेश करती है। तो फेफड़ों में अनेक वायुकोष उपस्थित होते हैं। हृदय से निकलने वाली फुफ्फुस धमनी कोशिकाओं के रूप में वायुकोषों के ऊपर एक जाल बना लेती है। जब आपको मानव हृदय पढ़ाएंगे उसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा कि किसमें आपका शुद्ध रक्त रहता है, किसमें अशुद्ध रक्त रहता है। लेकिन आपको इतना जरूर बताएंगे, शुद्ध रक्त तथा अशुद्ध रक्त से क्या तात्पर्य है। शुद्ध रक्त मतलब जिसमें आपकी ऑक्सीजन हो, अशुद्ध रक्त मतलब जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो। सिंपल। इसकी सतह ऐसी होती है जो रक्त को तो बाहर नहीं जाने देती। जैसा भी आपको बताया था कि फुफ्फुस धमनी जो कोशिकाएं होती हैं वो वायुकोष के ऊपर जाल बना लेती हैं, लेकिन इसकी सतह ऐसी होती है कि रक्त को तो बाहर नहीं निकलने देती है परंतु O2 व CO2 का आदान प्रदान कर सकती है कि हाँ भैया ऑक्सीजन अच्छा आओ, कार्बन डाइऑक्साइड बेकार है नहीं जाओ। हम चाहे हमारा शरीर हो, चाहे मानव की प्रकृति हो या नेचर की प्रकृति हो, जो चीज की नीड है उसको तो आने देता है, लेकिन जो चीज आपके लिए बेकार है उसको छोड़ देता है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन की नीड है तो आओ, कार्बन डाइऑक्साइड बेकार तो कोई मतलब टेंशन ही नहीं, जाने दो। फुफ्फुस धमनियों में CO2 युक्त अशुद्ध रक्त आता है। जब यह फेफड़ों से वायुकोष के ऊपर आता है तो रक्त में मिली CO2 वायुकोष में प्रवेश कर जाती है। ठीक है।
और जब CO2 प्रवेश कर गई तो वायु कोश में जो CO2 शुद्ध ऑक्सीजन है वो ग्रहण कर लेता है। यानी उसका बस जो सिराएं फैली हैं फेफड़ों के ऊपर, उसका अच्छा काम है। CO2 को छोड़ दिया, O2 को ग्रहण कर लिया, और O2 जब आ गई रक्त आपका शुद्ध हो गया, जो वापस हृदय में पहुंच जाता है। और वायु कोश में भरी हुई CO2 फिर नासा मार्ग के द्वारा जिस प्रकार से ऑक्सीजन आपके अंदर आई थी उसी हिसाब से बाहर पुनः चली जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसा कि हर एक वीडियो में आपको बताते हैं, किसी भी टॉपिक के बाद नोटेबल पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हद से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। चाहे MCQ हो चाहे लॉन्ग आंसर हो, आप उसको आसानी से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। और बहुत ही जल्द हम आपके सामने लाइव आने वाले हैं, या हमारे जो बिल्कुल आपको सामने आके आपको कुछ चीजें बताएंगे कि किस प्रकार से आप एग्जाम में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी में अभी अपना हाल ही में YouTube पे चैनल बनाया है, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, इसलिए हम भी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके सामने आने की। तो बात करते हैं नोटेबल पॉइंट्स की। नंबर 1 मिनट में एक वयस्क व्यक्ति तकरीबन 15 बार सांस लेता है। यानी हमारा मानव हृदय तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन आपका जो फेफड़ा है वो 1 मिनट में 15 बार तक सांस लेता है। यानी 15 बार सांस लेते हो और 15 बार सांस छोड़ देते हो, नॉर्मल। ठीक है, दूसरा पॉइंट, फेफड़े अधिकतम 6 लीटर हवा धारण कर सकते हैं। यानी जो फेफड़ों की हवा धारण करने की क्षमता है वो 6 लीटर है। ठीक है, मैक्सिमम 6 लीटर। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है कि मनुष्य प्रति मिनट सांस के द्वारा औसतन 8 लीटर हवा ग्रहण करते हैं। यानी जो हम लोग हैं 1 मिनट में लगभग औसतन 8 लीटर हवा ग्रहण कर लेते हैं, जिसमें 20% ऑक्सीजन होती है। यानी अगर आपने 8 लीटर हवा ग्रहण की है 1 मिनट में, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 20%। जब हम सांस छोड़ते हैं तो 15% ऑक्सीजन वापस निकल जाती है। यानी आपने सांस ग्रहण की, 20% ऑक्सीजन है, 15% जब आपने छोड़ा तो 15% ऑक्सीजन भी बाहर ऐसे निकल गई। यानी जो आपका शरीर है वो 5% ऑक्सीजन ही ग्रहण कर पाया। लेकिन इसी हिसाब से भी अगर आप देखो तो हमारा शरीर 1 मिनट में 400 ml ऑक्सीजन सांस के द्वारा ग्रहण कर लेता है। यानी हमारे शरीर ने 400 ml ऑक्सीजन ग्रहण कर ली, जो 24 घंटे में अगर आप जोड़ो तो 576 लीटर बनती है। यानी एक दिन में 576 लीटर ऑक्सीजन की खपत करती है हमारी बॉडी। आप जो भोजन खाते हो उस भोजन को जलाने में ऑक्सीजन लगती है 576 लीटर, 550 से भी ज्यादा। ठीक है, और इसलिए कहते हैं कि वृक्ष लगाइए, क्योंकि वृक्ष ही है जो जीवन को, मानव जीवन को और सभी जो सजीव है पृथ्वी पर उनको लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। वृक्ष के बिना ऑक्सीजन कहाँ से हिलाएंगे हम लोग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसको आपके सामने जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, और जल्दी ही आते हैं आपके सामने लाइव। थैंक यू।